बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज फिर एक और अफसोसनाक खबर के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। नवाबशाह में हज़ारा एक्सप्रेस की 8 बोगियाँ ट्रैक से उतर गईं। 30 के करीब अफराद के जहाँ बहक होने की खबरें हैं और कई ज़ख्मी हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं रेलवेज़ के, उन्होंने कहा कि टेक्निकल फ़ॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन तखरीबकारी का जो अंसर है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हुकूमत के जाने में चंद ही दिन रह गए हैं और जाते जाते ये एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिस पे वफाकी वज़ीर यकीनन बड़े अफसरदा नज़र आ रहे थे। बहरहाल जी, ये पाकिस्तान में जो हालात हैं इन इदारों के और इन इदारों को चलाने वालों के, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हादसात होते हैं, चाहे वो ट्रेन के हादसे हों, बसेस के, गाड़ियों के, सड़कों पे। तो पाकिस्तान में जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें बहुत सारी बेहतरी की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं सियासी हालात की तरफ जी। चेयरमैन पीटीआई कल से अटक जेल में हैं। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब हिकमत अमली क्या है? कानूनी हिकमत अमली तो ज़ाहिर है उनकी कानूनी टीम से हम पूछेंगे, लेकिन सियासी तौर पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो खान साहब जाते वक्त तक, जब जेल जा रहे थे तब तक उनको यही ख्याल था और वो बड़े यकीन में थे कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल जमात है। और एक और चांस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कल कि वो पुरअमन एहतजाज करते और अपनी उस मकबूलियत का झंडा गाड़ते जिसका दावा उनके चेयरमैन बार बार करते रहे हैं। जो शाह महमूद कुरैशी साहब की अपील थी वो कोई बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, या क्या वजूहात हुई, या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी पाबंदियाँ थीं, ऐसी पुलिस की नफरी तैनात थी, ऐसी कोई धमकी थी, कोई दफ़ा 144 का नफाज था? ऐसा क्या हुआ कि उतना बड़ा कहीं पे कोई एहतजाज हमें नज़र नहीं आया, ना ही कोई धरना हुआ खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद? तो वो जो रेड लाइन वाला सारा का सारा बयानिया था, क्या अब उसको दफन समझा जाए? और खान साहब ज़ाहिर है जो कानूनी हवालों से देखा जाए तो तवक्को की जा रही है, जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि वो 1 से 2 दिन में रिहा हो जाएंगे। 246 के तहत उनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड हो सकती है, लेकिन अपील में जाना है उन्होंने। डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है कुछ, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर जो जज साहब हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया, उनके हवाले से बड़ी रूमर्स चल रही थी। पीटीआई के बहुत सारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स और उनके जो बड़े एक्टिव लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये कह रहे थे कि जज साहब जो हैं वो बस फैसला सुनाएंगे और उसके बाद मुल्क से बाहर चले जाएंगे, यानी कि फ़रार हो जाएंगे। कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि जज साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर क्यों उन्होंने जाना था और क्या वाकई उन्होंने जल्दबाजी में ये फ़ैसला किया है। और फिर मरदमशुमारी के ऊपर हुकूमती इत्तेहाद में बहुत सारी दरारें हैं। फ़ैसला तो हो गया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ही फ़ैसला कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में वॉल है जी, वो कब नई हल्का बंदियाँ कर सकते हैं या नहीं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला है अब वो कैसे हुकूमत उस आइनी जो बीच में बहुत सारे लकूनास हैं, गैप्स हैं, उसको कैसे फिल करेगी। तो बहुत सारे सवालात हैं, हमारे पास नहीं, हुकूमत वालों के पास भी सवाल ही सवाल हैं। तो जवाब कौन किसके पास है, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है कि किसके पास इस सारी सिचुएशन का जवाब है। ना तो किसी को अभी तक पता है कि निगरान वज़ीर आज़म किसने बनना है, ना किसी को ये पता है कि इलेक्शंस अब मार्च में होने हैं या दिसंबर में होने हैं, ना किसी को ये पता है कि मियाँ साहब ने एग्जैक्टली कब वापस आना है। तो बहुत सारे सवालात हैं। ये सवाल मैं अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने रखूँगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और एक बड़ा नाम है कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से। रज़ा रूमी साहब पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के बाहर से। रज़ा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के सहाफ़त का एक और बहुत बड़ा नाम नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करें जी नईम पंजोदा साहब जो कि खान साहब के वकील हैं, उनकी लीगल टीम का हिस्सा। पंजोदा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले मैं जज साहब का पूछ लूँ आपसे कि बहुत सारी ख़बरें चल रही थी और आपने भी देखा होगा कि जज साहब ने तो मुल्क से चले जाना, उनको तो वीज़ा लग गया, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी फ़ैसला किया। मतलब ऐसे एक तासुर दिया गया है कि फ़ैसला ही इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने यहाँ से डर के भाग जाना है। कुछ क्या है ख़बर कि कहाँ जाना है जज साहब ने? देखें, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके तहत एक कॉन्फ्रेंस है जो हॉल कॉलेज इंग्लैंड के अंदर है और उसमें उन्होंने कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप है जो कि वहाँ से 5 से शुरू हो रही है और फिर आगे जो है उसमें होती है। और आपको पता है कि जो वर्कशॉप्स हैं, इस तरह की जो भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं या रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, इसको बहुत पहले से कम्युनिकेशन शुरू हुई भी होती है किसने जाना है किसने नहीं जाना। हाल बताओ, उसमें नोटिफिकेशन में ये है कि उससे पहले नाम जो था वो फैज़ान साहब का था
जो जज फैज़ान हैं उनका, और उनकी जगह कल 4 को जो है वो रजिस्ट्रार, क्योंकि ये आपको पता है कि हाई कोर्ट जो है सुपरवाइजरी रोल है इनका, और इनकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो लोअर जुडिशरी की छुट्टी पे जाना या दूसरी तीसरी मामला जो है वो नहीं होते। तो वहाँ पे नॉमिनेट किया फैज़ान साहब की जगह पे जज दिलावर हमायूं को। और वैसे भी जो है जो ज़िले अदलिया है वहाँ पे 5 के बाद से छुट्टियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो 5 की कट ऑफ डेट तो थी ही कि इसके बाद से छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, और फिर वो सितंबर में जाके फिर दोबारा जो है उस तरह से काम होता है, और डे टू डे या ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन क्या ये इस सारे प्रोसेस में, इस कॉन्फ्रेंस और ये छुट्टियों का जो मामला है, इसमें कहीं उजलत का इजहार आपको भी लगा? आप बहुत क्लोजली तमाम कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को देखते हैं, ज़ाहिर आप ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, लेकिन आपको लगा कि जल्दबाजी में हुआ ये फैसला? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल ये एक सियासी नारे के तौर के ऊपर ज़ाहिर है मुखालफिन जो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला है वो ये करते हैं, लेकिन अगर आप तंजीला देखें तो ये दिसंबर लास्ट ईयर से शुरू हुआ हुआ मामला। उसमें पहले जज ज़फ़र इकबाल साहब थे, जिन्होंने, आपको याद होगा इमरान खान साहब यहाँ पेश हुए थे तो उनकी गाड़ी के अंदर हाजिरी लगवाई थी, और फिर अब तक जो है इसकी तकरीबन 42 के करीब हेयरिंग्स हुई हैं। 42 की हेयरिंग्स के अंदर जो एक्यूज़ है या जो भी इमरान खान साहब हैं, उन्होंने 3 मरतबा सिर्फ अदालत के अंदर हाजिर दी। उसके अलावा जब भी बुलाया गया उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी, जो इन अदालतों ने कबूल की। उसके बाद जो इतराज़ात ये यहाँ करते थे, और फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट्स के अंदर जाते थे, हाई कोर्ट से वापस यहाँ पे आते थे, फिर वही दोबारा इतराज़ात दोबारा डाल दिए जाते थे, केस के मेरिट्स के ऊपर कोई बात नहीं की है। और फिर आखिर में अभी मैं एक प्रोग्राम में शुएब शाहीन साहब के साथ था, तो मैंने उनसे पूछा कि फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए क्यों नहीं आपके वकला पहुँचे, लीड काउंसिल वहाँ पे पहुँचे। तो उनका कहना था कि जी हमारा मुंशी जो है वो गायब हो गया था। अब मुंशी गायब हो गया था तो हम मुकदमा हार गए। हाँ, वो कह रहे हैं कि दोनों मुंशी गायब हो गए, तो ये ख्वाजा साहब का भी और शुएब शाहीन साहब का भी। अब ये तो अब देखें, बड़ा ही एक अजीब सी बात है कि जी सारा रिकॉर्ड उनके पास है। पंजोदा साहब से पूछते हैं, पंजोदा साहब जुडिशल रिकॉर्ड तो सारे का सारा कोर्ट के पास होता है, बिल्कुल फाइल पूरी, और यहाँ पे जो है वो इवन यहाँ तक होता है कि अगर मेरे पास कोई फाइल नहीं है तो मैं डिफेंस जो प्रोसिक्यूशन के वकील है उनकी फाइल लेके वो कह देते हैं कि जनाब मुझे दे दें, तो मैं उससे आर्गूमेंट बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो पंजोदा साहब क्या मामला रहा, ये जो फाइनल आर्गुमेंट्स थे, एक तो आपके वकील नहीं पहुंचे, और दूसरा अगर आप हमें अपडेट कर सकें जो आपकी मुलाकात हुई है। मैंने रात को रिक्वेस्ट की है एडिशनल जो होम है सेक्रेटरी उनको व्हाट्सएप के जरिए भी कॉल की और उनको मैसेज भी किया, उन्हें रिक्वेस्ट की कि हमें मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। हमने कोई वहाँ पर कोई ऐसी कोई इलीगल कोई मुलाकात नहीं थी, लीगल हमारा एक राइट है। हम पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट साइन करवाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने ना रिस्पॉन्स किया, बल्कि जो सुपरिटेंडेंट जेल साहब हैं उन्होंने रिस्पांस किया और उन्होंने कहा कि जी हमें ऊपर से इजाज़त नहीं है, तो हम आपकी मुलाकात ना आज करवाएंगे ना संडे को करवाएंगे, और मंडे को देखेंगे कि अटॉर्नी करवाना है तो वो आप मंडे को रब्ता कीजिएगा। ये नहीं कि मेक श्योर उन्होंने उस टाइम भी नहीं किया कि आपकी मुलाकात करवाएंगे, अटॉर्नी की हद तक भी उन्होंने बात जो है मुबहम में रखी। अच्छा, आज हम गए जाकर हमने दोबारा ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश की है। वहाँ पर तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर वो पहले ही उन्होंने पुलिस का नाका लगाया हुआ है। वहाँ पर उन्होंने हम रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि पहले आप डीपीओ से बात करें, डीपीओ साहब जो हैं वो आगे बात करेंगे जेल काम के साथ, और वो आपको जो है उसकी परमिशन देंगे। पहले उधर से परमिशन होगी, इधर से होगी, डीसी साहब से भी बात करें, तो 3 जगहों से परमिशन होगी तो तब आप आगे जा सकेंगे। बहरहाल आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद एक डीएसपी साहब आए, उन्होंने कहा जी आपकी मुलाकात हम नहीं करवा सकते, इशू ये है कि ऊपर से इजाजत नहीं, और आप जो है वो वकालतनामे जो है कल लेके आएं और कल आके कराएं। दूसरी चीज रह गई कि देखें वो तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि हमें एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी करवाने दी जाए, साथ हमने ये दरख्वास्त भी दे दी है कि जो हमारे जो खान साहब हैं उनको किस हालत में रखा हुआ है, उनकी पोजीशन क्या है इस टाइम, उनकी सेफ्टी हम चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो किस हालत में है, उनकी तबीयत कैसी है। उसके साथ साथ हम भी जान कि वो किस क्लास में रखा हुआ है, उनको साथ हम सी क्लास में रखा। ठीक है, हम उस चीज को चैलेंज करें, हम लेकर कोर्ट में जाएं और फिर
तो कल अब आपकी मुलाकात हो जाएगी, आपको ये कहा गया है कि कल आप आएँ पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराने के लिए। ओके जी, पंजाता साहब भी सीएससी कनेक्टिविटी वाले इशू पे हम फंसे हुए हैं। बहरहाल जी, कुछ हालात आपको पता चल गए हैं। खान साहब की क्लास कौन सी है, उस हवाले से भी उनकी कानूनी टीम को नहीं पता कि बी क्लास में रखा गया है, ए में कि सी में रखा गया है। नज़ीर लगारी साहब, आप बताइए कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद से अब तक पीटीआई की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया, आप उसको कैसे देखते हैं? देखें, अब ऐसा ऐसा ये तासुर खत्म हो रहा है कि लाडला अब भी लाडला है। ये पहले ये तासुर मौजूद था और इस तासुर को तकवीत भी दी जा रही थी और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से ऐसे हालात भी पैदा किए जा रहे थे कि भाई इसका तो कोई। और अब एक बात और इस्टेब्लिश की गई है, ये बात आपको बड़े उससे कहता हूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो सजाए मौत हुई है तो एक बात पूरे शद्दोमत से कही गई और रासख की गई, ओ भाई इसको तो कोई किसी की माई का लाल ही इसको कोई सजाए मौत दे सकता है। कौन देगा भुट्टो को फांसी? कौन माई का लाल पैदा हुआ है जो फांसी दे? तो दुनिया देखती रह गई। तो मेरे तो कई अजीज ऐसे थे जो अब भी कहते हैं कि जनाब वो निकल कर आ जाएगा, देखना वो आ जाएगा, मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल है। यहाँ कहा गया नहीं वो तो जेल में गए, कल वापस आ जाएंगे। कल आ रहे हैं भाई, कल संडे को वापस आ जाएंगे, कोर्टें लगेंगी और इनको बिल्कुल फ्री करके वापस भेज देंगे। तो ये तासुर अगर कहीं मौजूद है तो ठीक हो जाना चाहिए कि अदालती प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। जब एक आदमी की कन्विक्शन होती है तो उसको जेल से बाहर आने में बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। अगर इक्वेटल भी हो, अगर अपील सुन भी ली जाए तो ऐसा नहीं है कि पहली पेशी में कहा जाएगा जनाब जाइए आप, बिस्मिल्लाह चले जाइए, आप अल्हम्दुलिल्लाह चले जाइए, खैर है, कोई मसला नहीं, जेल क्या होती है आप चले जाएं। ऐसा कोई नहीं होने वाला, कोई चीज नहीं होगी। उन्हें सजा हो चुकी है और सजा जो है वो मेरे ख्याल में जिस तरह हमारे भाई ने बताया, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने, बहुत सी वाज़ेह हैं चीजें और जिस तरह से उन्होंने टाला है। तो आपको लग रहा है कि लंबे अरसे के लिए खान साहब को जेल में रखा जाएगा? मुझे ये लग रहा है कि काफी अरसे के लिए रहेंगे जेल में। और अब जो 200 कह रहे हैं, 250 कह रहे हैं, 300 कह रहे हैं, ये तो खुद ही कहते रहे ना कि हमारे ऊपर मुकदमात हैं। अब एक एक मुकदमा जो है फिर खुलता चला जाएगा और फिर इस पे कन्विक्शन भी होगी। जो वो पकड़ कर ले आएंगे ना कोर्ट में, जब पेश करना होगा तो उनके पास तो बंदा मौजूद होगा, वो उठाकर लेकर आएंगे कोर्ट में। ठीक है, तो जो ट्रायल है वो तेजी से चलेगा। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता लगा रही साहब, मुझे जरा ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। इतनी देर में हम दूसरे मेहमानों के साथ जो हमारे राब्ते के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। और ये जो ट्रायल तेज़ होने की बात है और मरदमशुमारी की वजह से मार्च तक इंतखाबात जाने की बात है, ये दोनों आपस में क्या इंटरलिंक्ड है? कुछ इस पर कुछ सिद्दीकी साहब का तजिया लेते हैं, हमारे साथ रहिए जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रज़ा साहब हैं हमारे साथ जी? रज़ा साहब, अब आप बताइए, अब सारी सिचुएशन आपने कुछ ना कुछ आवाज़ आपको आई, सुनी आपने लगारी साहब की बात भी, बताइए कैसे देख रहे हैं आप अब जो हालात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान की सियासत के? ज़िला सॉरी, पहले हमारा राब्ता ठीक नहीं था, मगर देखिए बात ये है कि जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का पैमाना अब एहतजाज नहीं हो सकते, बिकॉज उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि 9 मई के बाद जो गिरफ्तारियां हज़ारों लोगों की अमल में आई हैं, इस वक्त डिटेंशन में है और उन पे मुकदमे वो फेस कर रहे हैं। और उसके अलावा एक खौफ का भी आलम होता है। ऐसे क्रिएट किए गए थे तंजीला कि ताकि दोबारा जब खान साहब की गिरफ्तारी हो तो उस तरह से लोग बाहर ना निकलें और तोड़ फोड़ ना करें। आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि दोबारा जो है वो ज़ाहिर है उस तरह की सिचुएशन नहीं हो सकती थी, होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब, पुरअमन एहतजाज तो हो सकता था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, अपील की कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई इसको कॉल करना चाहिए कि एहतजाज की कॉल थी ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये एहतजाज की कॉल थी। और अब तो वो मीम्स भी बनना शुरू हो गई कि पुरअमन एहतजाज करेंगे लेकिन दिल के अंदर करेंगे। और अगर इसको देखें वैसे भी, अभी जो रज़ा रूमी जो बात करते हैं, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। 9 मई के वाक़यात 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ,
उसमें जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर घिराव जलाव किया गया, मतलब आप एक कॉन्टीन्यूटी देख रहे हैं। आप कहीं का भी जलसा देख लें वो जब पनामा केस की हेयरिंग हो रही थी और पीटीआई की परवेज़ खटक वज़ीर आला थे और वो करेने लेके आ रहे थे और किस तरह से जो है वो वहाँ पे एक मैदान जंग की सी सूरत हाल होती थी। 25 मई को भी इवन आपने देखा उनकी 25 मई को भी हुआ, 25 मई को यहाँ पे दरख्तों को आग लगाई गई और ये मतलब एक फिर वो खुद ही उन्होंने कहा कि वो गोली चल जाती इसलिए मैं वापस चला गया, 6 दिन बाद आऊँगा, फिर नहीं आए। तो वो एक जो और फिर बढ़ते बढ़ते 9 मई जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हैं वो टारगेट हुई, तो जाहिर है उसके बाद फिर जो कानून की गिरफ्त में आना था कानून हरकत में आया, उन्होंने पकड़े। ATC के अंदर मुकदमा चल रहे हैं, 10,000 का इनका क्लेम है, लेकिन जो फैक्शन फिगर्स आए हैं उसके अंदर 5,000 तो जो हैं वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर डिस्चार्ज हो गए थे। 102 लोग जो हैं वो आर्मी की कस्टडी के अंदर हैं और बाकी जो इनके मुकदमात हैं ATC के अंदर, अब वो जमानतें भी हो रही हैं, हाई कोर्ट से हो रही है, कहीं कहीं से हो रही है। लेकिन उसके साथ जो बड़ा पहलू है वो ये है कि PTI जो है वो अब 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी हुई है। अब पहले खान साहब कहा कि 9 मई के जिम्मेदार खुद इन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब कारकुन जो है वो कहते हैं कि हम आपके लिए निकलते हैं, आप अब हम ठीक है डिसोन कर दें आप हमें अब कारकुन ने डिसोन कर दिया। 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। इस्तेहकाम पार्टी अलहदा से है, परवेज़ खटक साहब ने नज़रियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलहदा बना लिया है, PTI की अपनी वो जमात है और उसके अंदर भी वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कौन किस तरह से कर रहा है। PTI का वोटर भी तीन हिस्सों में तकसीम हो गया, सिर्फ पार्टी तकसीम हो, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा तबका ये बिलीव करता था कि ये वोटर जो है सिर्फ खान साहब का है, सपोर्टर खान साहब का है, जो सड़क पर निकलता है वो खान साहब का के लिए और उनकी मोहब्बत में निकलता है। ना परवेज़ इलाही को वो लीडर मानते हैं, ना शाह महमूद कुरैशी को मानते हैं, ना जहांगीर तरीन उनका कभी लीडर था, ना परवेज़ खटक उनका कभी लीडर था। ये एक आम तासुर है। तो अब ये देखिए ना कि जिस तरह से अब सारी दुनिया जहान को पता था कि जो ट्रायल है वो आखिरी लम्हों के ऊपर है और अगर फैसला इनके खिलाफ आया तो क्या होगा। तो आप देख लें कि क्या पूरे मुल्क के अंदर ये होता रहा ना, सारी चीज़ें थी सामने थी और कोई एहतजाज कुछ नहीं हुआ, अक्रॉस द कंट्री नहीं हुआ। लेकिन इसको ये भी नहीं समझा जा सकता कि लोग अब अगर नहीं निकलें तो फिर शायद आगे नहीं निकलेंगे कि PTI ख़त्म हो गई, PTI ख़त्म हो गई है। तो पॉलिटिक्स तो शुरू में होती है कि थोड़ा सा शायद वो शौक के अंदर भी हो सकते हैं, सोच भी रहे हों और फिर आगे एक कोई स्ट्रैटेजी हो कि कैसे होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो स्ट्रक्चर जो एक तो दिमाग होता है जो स्ट्रेटेजाइज करता है चीज़ों को और फिर उसके नीचे स्ट्रक्चर होता है। हमने ये देखा कि माजी के अंदर जब हुआ, जुल्फ़िकार भुट्टो का मामला हुआ, नुसरत भुट्टो बाहर निकली, उन्होंने चार्ज किया अपने कारकुनों को, फिर बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो निकली, नवाज शरीफ गए तो बेगम कलसूम नवाज जो है वो वहाँ पे निकली। तो उनको अब यहाँ पे क्या जो खातून अव्वल साबका वो कितना आगे आई हैं, मतलब इवन के घर से बाहर निकल के भी कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, कोई एक बयान जारी किया। वो तो बापर्दा खातून है, उनका तो घरेलू मामलात हैं, वो सियासत में आना भी नहीं चाहती। बाकी भी घरेलू खातून थी, बेगम कलसूम जो है वो कोई ऐसी नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा, तो बात ये है कि जो आपने अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को अपने पॉलिटिकल गलत डिसीजंस की वजह से तबाह बर्बाद किया है। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी भी खान साहब पे डालते हैं। आप ये देख लीजिए कि कल परसों जो गिरफ्तारी से एक दिन पहले कहा कि फौज और सियासतदानों को मिलकर इस मुल्क को आगे चलाना चाहिए, ये वो बात थी जब नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ हुआ था तो फ्लोर ऑफ द हाउस आप एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहते कि हाँ अब हमें सबको मुल्क के साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है लगारी साहब, आप तो लोगों के मुंह पर हाथ फेर के AC उतरवा रहे थे, आप तो जो है वो पंखे बंद करवा रहे थे, C और B वाला भी बता दें, फिर कानून आपने तब्दील कर दिया। हाँ, जब आपने वो तब्दील कर दिया कि कोई फैसिलिटी हासिल नहीं होगी तो फिर अब जैसे खुद उसी का शिकार हो। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं लगारी साहब के पास ले जाऊँ ये नुकता। लगारी साहब, खास साहब लेट हो गए हैं, उनकी कहते हैं ना ट्रेन छूट गई उनसे सियासत की, या आपको लगता है कि ही विल कम बैक, कोई बात नहीं, 4 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं कैद में, जाहिर है ये केस ऐसा है कि इसमें उनकी ज़मानत हो जाएगी, ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी, और जल्दी भी हो सकती है। उनकी टीम को बड़ा इस बात पे वो बड़े कन्विंस्ड है कि जल्दी हो जाएगी। लेकिन सियासी तौर पर बताइए कि क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और खान साहब का? तंजीला, मुझे तो अब यकीन हो गया है कि लाडला नहीं रहा है।
असल बात ये सिर्फ इस तासुर को खत्म करने में एक वक्त लगा है कि जनाब वो नहीं है। वो जो कह रहे थे कि वो सोने की जो है तख्त पर बैठा हुआ है, सुल्तान सिकंदर बैठा हुआ है और बहुत बड़ा बादशाह बैठा हुआ है, नाकाबिल तस्खीर बैठा हुआ है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ये हर चीज से मावरा है, कानून से मावरा है, आइन से मावरा है, ये शख्स कुछ भी कर सकता है, इसको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। ये तासुर खत्म हो गया है। और अगर कोई इस बात को नहीं समझ रहा है तो फिर उसकी अपनी भूल है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आपने अभी देखा है पिछले चंद दिनों में जो नून लीग के लीडर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, वो कह रहे थे ये आप अदालतों के लाडले हैं खान साहब। तो अब तो जो मामला है वो अदालत के कोर्ट में जाना है ना, अदालत ने जो है वो फैसला करना है, जमानतों पे भी, इन सारे केसेस की अपील्स भी उन्हीं अदालतों में जानी है। अच्छा, ये चीज भी अभी 2-4 दिन में सामने आ जाएगी। मसला ये है कि ये कोई छुपी तो नहीं रहेगी ना, मुझसे और आपसे और भाई कयूम सिद्दीकी साहब से और रजा रूमी साहब से छुपा कर कोई नहीं करेगा। ये हमें बताएंगे ना, सामने से आकर कहेंगे कि नहीं ये हमारा लाडला है, हमारी आंखों का तारा है, हमारा राज दुलारा है, हमारा बहुत ही प्यारा है, हम इसको हाथों पर उठाएंगे, आंखों में लगाएंगे। ये पता चल जाएगा ना 2 दिनों में। और ये जो कह रहे हैं बाहर निकल कर, तो भाई कल 1-2 रातों के लिए गया है, वापस आ जाएगा, देख लेना। अभी हम भी देखते हैं, फिर हम दूसरी जुबान भी बहुत बताएंगे आपको कि किसका लाडला है और कौन लाडला इसको बना रहा है और कौन इसको प्रमोट कर रहा है, कौन इसको ला रहा है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा सिक्का है जो खोटा था, खोटा है, और आइंदा भी आप जितना इसको और जिंदगी दें ये और खोटा होता चला जाएगा, सामने आ जाएगा। कोई चीज नहीं है, कोई चीज डिलीवरी की नहीं है, कोई साहब यहाँ पे तो रोबकार जाते हुए 2-3 दिन लग जाते हैं। ये पता नहीं कौन किस तरह के दावे कर रहा है कि जनाब वो कल परसों आ जाएगा वापस। नहीं, ये तो हम तो शहरों में यही सुन रहे हैं ना, हर जगह पर यही बात हो रही है कि पीर को आ जाएगा, देख लेना पीर को आ जाएगा। भाई कैसे आ जाएगा यार, खुदा के वास्ते। नहीं, सजा सस्पेंड हो जाएगी। नहीं, वो जब पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया तो जाहिर है वो आपने पहले कभी देखा है ऐसा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। उस वक्त मैं भी ये कह रहा था, कि गुड टू सी यू कहा जा रहा है, मैं भी ये कह रहा था ये सब कुछ हो रहा है। और हम कह रहे थे कि ये तर्ज अमल जो है पाकिस्तान को, स्टेट के कानून को, स्टेट के अथॉरिटी को ये जो अंडरमाइन कर रहा है, और हो रहा था अंडरमाइन हर चीज। और फिर क्या हुआ, अब सारी चीजें सामने आ गई। ठीक है, एक चीज सामने आ गई। आप कह रहे हैं कि जो अदालत और चीज होते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं अदालतें भी चंद दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन अदालतों की जो असल कहानी अंदर की है कुछ, उसके हवाले से भी बात करते हैं। जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं जी आपको प्रोग्राम में। और काफ़ी हमने बात कर ली चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल और पीटीआई की हिकमत अमली के हवाले से कुछ सियासी हालात और माहौल की बात भी कर लेते हैं। एक तो ये कि निगरान वज़ीर आज़म का अभी तक फैसला नहीं हो पाया, और दूसरा मरदमशुमारी पर जो अब फैसला हो गया उस पर बहुत सारे लोग इसको आईनी एक कह रहे हैं कि बहुत इसमें बहरान पैदा होने का इम्कान है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए होती हैं, और फिर ये मामला इलेक्शंस का कितने दूर होता हुआ दिखाई देता आपको? इलेक्शन को ज्यादा देर तक इल्तवा में नहीं रखा जा सकता है, और आईनी तकादे को बहरहाल पूरा होना चाहिए। क्या ही अच्छा होता कि पंजाब में भी वक्त पर इलेक्शन हो जाते, और उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें एक कतईयत मौजूद होती और कहा दिया जाता कि जनाब 14 अप्रैल 2023 को 90 दिन पूरे हो रहे हैं, उससे पहले इलेक्शन करना है, उसके बाद नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद 106 दिन तक का ऑप्शन दे दिया, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बाद की डेट दी, और सबने मान लिया, पीटीआई ने मान लिया, उसके साबिक वज़ीर आज़म ने भी मान लिया, और लोगों ने भी मान लिया, तो फिर ठीक है, आपने इंतजार करना है तो फिर और इंतजार करें। मेरा ख्याल है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। कल फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा ताज अजहर साहब ने, नहीं बल्कि एक गुफ्तगू में भी कहा उन्होंने, और फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि ये ताख़ीर नहीं हो सकती, क्योंकि ये 90 दिन के अंदर ये इंतखाबी फहरिस्तें भी हो सकती हैं, हल्का बंदियां भी हो सकती हैं। तो अगर ये सब कुछ हो सकता है
जो इलेक्शन में तासीर नहीं होनी चाहिए। ठीक है यूम सिद्दीकी साहब, दोनों मामला पे बताइए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है और आपके पास तो असेंबली नहीं होगी। सेनेट भी मार्च में, आपको पता है कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो फारिग होकर जाने वाले हैं। चेयरमैन सेनेट की भी जो मुद्दत है वो ख़त्म होने वाली है। तो कैसे क्या हालात होने जा रहे हैं आइंदा कुछ महीनों में? देखें, जो जहाँ तक मेरी एक असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है वो नवंबर दिसंबर के अंदर हो जाएगा, मेरा ख्याल है। ठीक है। मैक्सिमम जो है, बहुत अगर आप उसको डिलिमिटेशन का मामला हो और फिर उसके बाद की सूरत हाल को देखें तो और उसमें जो भी ताख़ीर हो सकती है वो हो सकती है। मतलब 4 इससे से ज़्यादा 5 महीने के अंदर 4 से मेरा ख्याल है होने तो देखें। लीगली अगर ये करते हैं 9 अगस्त को फिर तो 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन जो एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो भी है, वो भी टाइम आपको लेके चलना है, तो उसको निकाल के 120 दिन की है ना, तो 90 दिन 120 दिन 4 महीने बन गए, तो 5वें महीने पे जो है वो मेरा ख्याल है इलेक्शन हो जाने चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसको अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जो कि वही 14 मई वाली, और उसके अंदर डिटेल रीजनिंग आई है। एनीवेज वो वैसे भी उसको तो तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन उसके अंदर ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगे कि मुकर्ररा वक्त पे किसी वजूहात की बुनियाद पर नहीं हो सकते तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए 184(3) के अंदर, और फिर उसको देख के अदालत जो है उसके ऊपर फैसला करेगी कि 254 की बार जो है वो इलेक्शन कमीशन और उसके इलेक्शन कमीशन आए उसमें। सही। तो अब ये इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन जाहिर है कि ये डिपेंड करता है कि मुझे तो लगता है कि हो जाएंगे इलेक्शन 5 महीने से ज़्यादा देर। हाँ, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा देर IMF के साथ और बाकी इदारों के साथ भी बहुत सारी कमिटमेंट्स की हैं। नहीं, देखिए उसके बाद मार्च के इलेक्शन है, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है ना। देखें इसमें सिर्फ यही नहीं है, फिर आप देखें 17 सितंबर के बाद जो है वो वहाँ पे भी एक नई क़यादत होगी जुडिशरी के अंदर, और वहाँ पे मामला वो देखें किस तरह से होंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस जो हैं उसके बाद इस तरह से उनको कुछ जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं मिल रही होगी। अच्छा, वो बड़ा सख्त होगा मेरा ख्याल है वो मामला जो वो भी देखने वाली बात है, कंसीडर करने वाली बात है सारी उसके अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल है कि लेकिन निगरान वज़ीर आज़म का फैसला ना हो, अभी तक ना होने की वजह क्या है? मेरा ख्याल में सिर्फ छुपाया जा रहा है, फैसला तो हो चुका होगा। लगारी साहब, आपके ख्याल में क्यों फैसला नहीं हो पाया अब तक निगरान वज़ीर आज़म का? मेरा भी ये ख्याल है कि इस पर जो लोग हैं उनका इत्तफाक राय हो चुका है, न सिर्फ ये कि हुकूमत का और लीडर ऑफ अपोजिशन का, बल्कि दीगर पार्लिमानी पार्टियों का भी, और जहाँ जहाँ ताकत के मराकज़ है वहाँ सबको शायद कन्वे भी हो गया होगा और शायद उनको पता भी चल गया होगा कि किसको लाया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये फैसला हो चुका होगा। चलें जी, फैसला हो चुका है जी कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।